चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 ट्राइबल्स दिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज, यानी आदिवासी जनजाति डीकू के बारे में अभी हम जानेंगे और साथ में एक स्वर्ण युग की कल्पना या दृष्टि। अब क्या है ये? यहां पर जो मेन कंटेंट है वो ये है कि अंग्रेजी राज में ट्राइबल्स, जिनको मैं बार बार जनजाति कहूंगा या फिर हम इनको ट्राइबल्स कहेंगे, जनजाति, आदिवासी या ट्राइबल्स, इन सब को कंबाइंड वे में देखेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जो पीजेंट्स और फार्मर्स हैं, यानी जो किसान हैं, उनका क्या हाल था ब्रिटिश राज में, और अब हम देखेंगे कि कैसे इनका राज, क्या राज रहा। फिर आगे नेक्स्ट वाले डिस्कशन में हम 1857 पे जाएंगे। तो शुरुआत होती है यहां पर बिरसा मुंडा साहब से। इनके बारे में आगे हम बहुत लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल पे जानिए कि 1895 इसमें एक साहब हुए जिनका नाम था बिरसा। ये जो बिरसा थे, ये छोटा नागपुर बिहार में जो जगह है वहां पर इनको देखा गया। ये जंगलों में घूम रहे हैं, विलेजेस में, गांव में, जंगलों में। तो विलेजेस और फॉरेस्ट में ये इसलिए घूम रहे हैं और लोग ये कहना चाह रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये जो साहब है इनके पास सुपर नेचुरल पावर है। सुपर नेचुरल पावर यानी कि ये साहब कुछ मिराकुलस पावर रखते हैं अपने आप, इनके पास अलौकिक शक्तियां हैं। शक्तियां कैसे हैं? ये कोई भी डिसीज को क्योर कर देते हैं। कोई भी डिसीज हो, किसी को कोई भी परेशानी हो, इसको ये दूर कर देते हैं। दूसरा, अगर ग्रेन रखे जाएं, जैसे एक बोरी रखा जाए तो ये उसको 5 बोरी 10 बोरी ऐसे बना देंगे, यानी ही कैन मल्टीप्लाई दी ग्रेन। ये ग्रेन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बिरसा मुंडा साहब ने अपने आप को खुद बताया था कि मुझे भगवान ने, अल्लाह ने, परवरदिगार ने, जिसको भी आप ऊपर मानते हैं, तो गॉड ने खुद ही इनको अपॉइंट किया है, खुद ही इनको बोला है कि भाई आपको जो ये लोग हैं, जनजाति हैं, ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, इन लोगों को बचाओ, इन लोगों को, जो जनजाति लोग हैं, इनको फ्री करो। और किन से फ्री करो? इनको फ्री करो डीकूज से। तो जो इस जनजाति, ट्राइबल और आदिवासी में नहीं आते और जो लोग इनको परेशान कर रहे थे या कहीं ना कहीं से इनकी परेशानी का सबब बन रहे थे, इनकी दिक्कतों का कारण बन रहे थे, वो सारे लोग डीकू हैं। डीकू का मतलब ये है कि वो लोग, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो महाजन हो, यानी ट्रेडर्स हो, या मनी लेंडर्स हो, या फिर आपके ब्रिटिशर्स ही क्यों ना हो, ये सारे के सारे बाहरी लोग हैं, आउटसाइडर्स हैं, क्योंकि ये लोग नहीं हैं। ओके, तो बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग इन्हें फॉलो कर रहे थे, बिरसा मुंडा साहब के अनुयायी बन रहे थे। तो बिरसा मुंडा से अगर आप देखें तो ये मुंडा इनका परिवार है। मुंडा इनका जैसे एक जनजाति का ग्रुप है, समूह है, एक ट्राइबल ग्रुप है मुंडा, जो कि छोटा नागपुर में रहा करता था। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते आप कि बिरसा मुंडा क्योंकि मुंडा है इसलिए मुंडा लोग इन्हें मानते थे। इनके अलावा और ऐसी ट्राइब्स में आपको दिखाने जा रहा हूं, आगे इनका चित्र भी होगा। तो और जो जनजाति है, जैसे संथाल्स है, ये भी एक जनजाति का ग्रुप है। इसी तरीके से ओराउंस, ORAONS, ओराउंस, तो संथाल हो गया, ओराउंस हो गया, मुंडा तो खैर है ही, मुंडा भी लिख देता हूं। ये सारे लोग इनके अनुयायी बन गए थे, फॉलोअर्स बन गए थे, यानी कि इनकी बातों से वो प्रभावित थे और ये मानते थे कि बिरसा मुंडा उन्हें बचाने आए हैं। क्यों? क्योंकि हर एक जनजाति, हर एक लोग परेशान थे। किस कारण से परेशान थे? क्योंकि ब्रिटिश रूल के अंतर्गत, उनके अधीन, उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, उससे वो किसी ना किसी तरीके से चाहते थे कि कोई उन्हें बचाए। ओके, क्योंकि ब्रिटिश रूल में इनकी जो लाइवलीहुड है, पहली चीज तो बताऊं कि जो फेमिलियर वेज ऑफ लाइफ है, जिस तरीके से ये लोग जिया करते थे, पहली चीज तो ये खत्म हो रही थी। जिस तरीके से ये बरसों बरस से जीते आए थे, इनकी लाइवलीहुड का मतलब ये होता है कि इनका कमाना धमाना और किस पेट भरना, ये सारी चीजें खत्म हो रही थी। इसके अलावा जो इनका रिलीजन था, जिस भी भगवान को ये मानते थे या जिसके भी ये अनुयायी थे, वो सारी चीजें डेंजर में थी। चाहे वो इनका रिलीजन हो,
यानी जिस भगवान को वो मानते हो, चाहे वो उनकी आजीविका हो जिससे वो खाना खाएंगे, अपने बच्चों को पालेंगे, और जो जिंदगी वो जीने के आदी थे, वो सब ब्रिटिश रूल के अंदर में थ्रेट में था। यानी कहीं ना कहीं ये सब चीजें डिसअपियर हो रही थी, खत्म हो रही थी। ओके, तो सवाल ये उठता है कि बिरसा मुंडा ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करने निकले थे, ऐसी कौन सी दिक्कत थी जिसको ये किसी तरीके से उन्मूलन उनका करना चाहते थे, दिक्कतों का, प्रॉब्लम्स का। ओके, तो हम ये देखेंगे किस तरीके से डीकूज में ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा ब्रिटिश रूल की बात नहीं करूंगा। जब भी डीकू की बात होगी तो वो सारे लोग, चाहे वो कोई भी हो, जो इनसे फायदा उठाना चाहते थे या इनको बंदी बनाना चाहते थे या इनकी इन चीजों पे रोक टोक करना चाहते थे, किसी भी तरीके से इनको नुकसान पहुंचाने वाले डीकूज है। तो कैसे डीकूज और बाहरी लोगों ने इनको अपना अधीन बनाया, या कहें कि एनस्लेव किया, कैसे अधीन बनाया इनको, ये जानने की कोशिश करेंगे। ब्रिटिश राज के अंदर वाकई में इन लोगों की जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आ रहे थे, और इस तरीके के सवाल हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक चित्र दिखाता हूं जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि ये औरतें आप जो देख रही हैं, ये है डोंगरिया कंधा, डोंगरिया कांधा बोले या कंधा बोले, उड़ीसा की ट्राइब है। उड़ीसा में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश के थोड़ा निचली तरफ आप देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में, और आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको ऐसे आदिवासी मिलेंगे जिनको मैं अभी मैप में भी आपको दिखाऊंगा। तो इन सब की जिंदगी, इनकी जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत में थी। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ट्राइबल सोसाइटीज के अंडर में ले जाऊं, जब भी मैं ट्राइबल सोसाइटी के बारे में बात करूंगा तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जनजाति, ट्राइबल, आदिवासी, ये सब एक साथ मैं बोल रहा हूं, है ना, एक ही शब्द लेते हैं। अभी हम इनको ट्राइबल सोसाइटी बोलेंगे। तो जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं, अगर ये सोसाइटी जैसे मान लीजिए इनका ग्रुप हो गया, जो आदिवासियों का या कहें कि जनजातियों का जो समूह है, इसमें जो लोग थे उनमें बहुत ज्यादा जातीय विभेद नहीं था, सोशल डिवीजन नहीं था। जैसे कि अगर आप देखें कि अगर आप थोड़ा सा स्टेट की तरफ आ जाएं या फिर कहें कि बड़े शहरों की तरफ आ जाएं, अगर आप जंगलों से निकल आए, जंगलों के अलावा हर जगह आप देखेंगे कि सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर उसके बाद क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, शूद्र है, और महाअति शूद्र है, ये भी है। तो ये डिफरेंसेस, सोशल डिवीजन बना रखे थे सोसाइटी के, समाज के। ये सबसे बड़ा आदमी है, ये सबसे गरीब है, ये गंदा ढोता है, मैला ढोता है, इस तरीके से चमड़े का काम करता है, मर जाता है कोई जानवर तो उसका काम करता है, शूद्र, अति शूद्र, इस तरीके की चीजें इनमें नहीं थी। अगर एक चीज और बता दूं, मुसलमानों में भी कोई कास्ट डिवीजन नहीं होता है, मुसलमानों में भी सब बराबर होते हैं। तो इस तरीके से जनजातियों में कोई डिफरेंस था नहीं। ओके, उनको ये लगता था कि ये लोग सबके सब एक कुटुंब है। क्या है कुटुंब? क्या होता है कुटुंब? मतलब जैसे आपका परिवार ले लीजिए, आप हैं, आपके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, उनके भी पिताजी यहां रहते होंगे, तो ये आपके चाचा, आपके मामा, ये कुटुंब हो गया। तो एक कुटुंब की तरह मानते थे कि जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी किनशिप मतलब कुटुंब के, परिवारवाद के किसी ना किसी तरीके से ये लोग आपस में जुड़े हैं। ओके, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इनके बीच में सोशल और इकोनॉमिक यानी कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर डिफरेंस नहीं था। कुछ लोगों के पास पैसा था, जो मुखिया बनेंगे वो आगे आप देखेंगे। कुछ लोग थोड़े से मजदूरी टाइप करते थे, तो इनमें भी था तो सही, लेकिन उस लेवल का नहीं था जो कि आपके एक्चुअल सोसाइटी, अगर हम हमारे समाज में देखें, जो आज भी विद्यमान है। यहां पर कुछ शब्द आएंगे, पहले मैं बता दूं कि फैलो क्या होता है। फैलो का मतलब यह होता है कि एक जमीन जिस पे आपने पौधा उगाया या क्रॉप उगाई, पैदावार की, इसके बाद इसकी जो जमीन की उपजाऊपन खत्म हो गई तो आप यहां से चले गए और इस जमीन को छोड़ दिया आपने, या नहीं भी गए तो इस जमीन को छोड़ दिया। इसको हम कहते हैं परती जमीन। क्या कहते हैं? परती। इसको हम फैलो लैंड कहेंगे। ओके, साल एक ट्री है, एक पेड़ है, ऐसे महुआ है, इसके आगे मैं आपको बीज भी दिखाऊंगा कैसे बीज दिखते हैं, और इसके जो फ्लावर है, इसके जो फूल है, उसको खाया जाता था, आज भी खाया जाता है, और इससे शराब बनाई जाती है, अल्कोहल बनाई जाती है। ओके, जो आपको डोंगरिया कांधा मैंने आपको दिखाया था, वो देखिए उड़ीसा की ये महिलाएं जा रही हैं, ये यहाँ पर अपने पौधे इन्होंने सर पे लादे हुए हैं। ऐसी अगर आप मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, खासतौर पे छत्तीसगढ़ इलाके में चले गए तो आप देखेंगे कि वहां पर आपको तेंदू पत्ता लिए हुए सर पे बहुत सारी औरतें, आदिवासी ट्राइबल औरतें आपको दिख जाएंगी।
तो सवाल अब उठता है कि ये ट्राइबल ग्रुप्स यानी जनजातीय समाज, लोग, समूह रहते कैसे थे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कुछ लोग झूम खेती करते थे, कुछ लोग इसमें हंटर और गैदरर्स थे, कुछ लोग जानवर पालते थे, जो कि यहां बताने वाला हूं मैं, सम हर्डेड एनिमल्स, ठीक है। तो 3 काम करते थे ये, मेन इनके 3 ही काम दिखाए गए यहां पे, आप देखिएगा। और कई लोग रुक के भी खेती करते थे, अगर आपको मैं बताऊं तो सम टू सेटल लैंड। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आगे जो मैं डिस्कशन करने वाला हूं उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो दिमाग में डाल लीजिए। कई लोग झूम खेती करते थे, अभी आपको झूम समझाने वाला हूं। कई लोग हंटरिंग एंड गैदरिंग करते थे, यानी कि आखेटक थे, शिकार करते थे, खाते थे। और गैदरर्स यानी कि जंगल के उत्पाद, वन उत्पादों का संग्रहण करते थे, यानी कलेक्ट करते थे। और कई लोग जो थे इसमें, जैसे मैंने आपको यहां बताया कि हर्डेड एनिमल्स, यानी कि जानवरों को पाला करते थे, गडरिए थे, जानवरों के प्रोडक्ट बेचते थे और उसके जरिए वो खाते थे। चौथे जो काम करने वाले या चौथे जो ग्रुप लोग थे वो थे खेती करने वाले, यानी कि सेटल्ड कल्टीवेशन, वो रुक के एक जगह पे खेती करते थे। ओके, तो अब इनके बारे में ये 4 चीजों पे मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूं कि कौन कौन सी जगह में कौन कौन रह रहा है। ओके, शुरुआत करते हैं ऊपर से। आप इधर पे आ जाइए। इन सब के बारे में कहा गया है, ऐसा नहीं है, ये सारों का नाम यहां पर कहीं ना कहीं आएगा। एवरीवेयर विल हैव दिस गद्दीज ऑफ कुल्लू, हदना आंध्र प्रदेश, ये सब लबाड़ीज, ये सब आने वाले हैं। लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए, थोड़ा ब्रॉड व्यू, कि कौन कौन कहां कहां क्या क्या क्षेत्र में रहा करता था। सबसे ऊपर से चलेंगे तो आप देखिएगा ये हिमाचल प्रदेश का इलाका है, और थोड़ा कश्मीर का भी थोड़ा सा नीचे का इलाका है, जम्मू कश्मीर का। तो गद्दीज और वन गुज्जर, ये आप आ जाइए हिमाचल प्रदेश की तरफ। अब आपको मैं उत्तराखंड पे ले जा रहा हूं, ये है भोटिया। नॉर्थ ईस्ट में आपको ले जा रहा हूं, यहां पर नागालैंड में, खासी आपका आसाम में, यहां पर है अपतानी निशी, इनका भी नाम आएगा। ऐसे ही मेइती हो गया, रियांग हो गया और हजरांग हो गया। ये सारे नाम जो मैंने आपको लिए ये है नॉर्थ ईस्ट में। थोड़ा सा यहां पर आते हैं राजस्थान की तरफ। यहां पर आप देखिएगा कि सहारिया और भील मिलेंगे। क्या मिलेंगे? सहारिया और भील। कहां मिल रहे हैं? राजस्थान में। थोड़ा इसके नीचे आएंगे गुजरात में आपको वन गुज्जर मिलेंगे और रठवा मिलेंगे। ओके, फिर यहां आते हैं हम, इसे मध्य प्रदेश के इलाके देखिए, और आप देखिएगा मैं जो ये नाम ले रहा हूं ये कितने कॉमन है। ये बैगा यहां भी मिलते हैं और बैगा आपको छत्तीसगढ़ में भी मिलते हैं। ठीक है, एमपी भी है, छत्तीसगढ़ भी है, और या उड़ीसा में देखिए कितने कॉमन है। तो एमपी में है आपके बंजारा, गोंड्स। ऐसी आप उड़ीसा में आइए, यहां पर आपको मिलेंगे पजारा, बोंडा, कांधा, कोया, सौरा, खोंड्स। ठीक, ये गोंड आपको दोनों जगह मिल रहे हैं, इसीलिए इस इलाके को गोंडवाना इलाका कहते हैं। एक ट्रेन भी चलती है गोंडवाना, नई दिल्ली से चलती है, जाती है वो बिलासपुर तक, यहां से नागपुर होते हुए। तो गोंड हो गए, और यहां पर आइए बैगास, मारिया और गोंड्स। फिर थोड़ा सा यहां पर मैं बंगाल की तरफ ले जा रहा हूं, और बंगाल से ऊपर यहां बिहार की तरफ ले जा रहा हूं आपको, संथाल। और ये मैं इसको बिहार ना कह के, बिहार तो ख्याल ये हो गया, अगर मैं आपको बिहार की जगह ये झारखंड कहूं तो ज्यादा बेहतर है। इसमें संथाल है, मुंडा है, ओरांव है। ठीक, अब इधर पे आ जाइए महाराष्ट्र। यहां पर आपको बंजारे लोग मिलेंगे। हम बंजारों की बात मत पूछो जी, जो प्यार किया तो प्यार किया, जो नफरत की तो नफरत की। यहां पर आइए, यहां पर आप आइए इस जगह पे, इसको हम कर्नाटक कह सकते हैं। यहां है कोया, नहीं आंध्र प्रदेश है, सॉरी आंध्र प्रदेश है। कोया, बंजारास, गोंड्स। ठीक है, एपी हो गया ये। यहां पर आइए, इधर पे एक केरल इलाका है, यहां है माला इरुलार। और यहां पर जानना बहुत जरूरी है जरावा। यहां पर अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग हमारे जो शिप वाले या कहें नेवी वाले हैं, उनके जो अलग अलग कमांड्स हैं उनका नाम भी जरावा है, जरावा ऐसे, है ना। बहुत अच्छी जगह, बहुत शानदार जगह है। जरावाज यहाँ पर रहते हैं, खास तौर पे जो निकोबार है, ऐसे कई द्वीप है जहां पर केवल आदिवासी लोग रहते हैं। तो ये बताने का तात्पर्य ये था कि आप जान जाएं कौन कौन कहां पर है, क्योंकि इन सब के नाम आने वाले हैं अभी। तो जैसी नाम मैं लूं, ठक से आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ये इस इलाके की बात ये कर रहे हैं। और इनके इलाके यहां बताए भी गए हैं, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज ये है कि कुछ लोग झूम खेती करते थे। तो झूम खेती का मतलब ये होता है, ऐसे झूम खेती का मतलब ये नहीं कि झूम के खेती कर रहे हैं, मतलब झूमते नाचते गाते खेती कर रहे हैं, ऐसा नहीं। झूम खेती का मतलब ये होता है, इसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न। ये भी झूम खेती अंग्रेजी में, और इसी को झूम खेती को हम कहेंगे बेवड़। क्या कहेंगे? बेवड़।
जरा मैं आपको दिखा दूं क्योंकि ये आने वाला है अभी। ये देखिए बेवड़, ये क्या है बेवड़, ये भी मध्य प्रदेश में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको कहा जाता है। मतलब इसी झूम खेती को अगर आप झूम खेती कर रहे हैं कहाँ मध्य प्रदेश में, या कोई झूम खेती मध्य प्रदेश में करता है, तो इसी स्लैश एंड बर्न का नाम मध्य प्रदेश में हो जाएगा बेवड़। यही स्लैश एंड बर्न है और यही झूम खेती है, यही झूम खेती है। तो अब झूम खेती होती कैसी थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। देखिए ये है आपका पूरा जंगल, ठीक है। अब आदिवासी, अच्छा इसमें एक चीज मैं कहूंगा वो आपको दिमाग में बिठानी, क्योंकि यही आगे की दिक्कतों का कारण बनेगा इनका, है ना। जो इनको दिक्कतें आएंगी ना वो इसी कारण से आएंगी। देखिए होता ये था कि ये पूरा जंगल है, अब छोटा सा कोई एरिया इन्होंने ले लिया, ठीक। जनजाति लोग, आदिवासी लोग, ये आए ट्राइबल समूह, इन्होंने क्या कहा, छोटा सा एरिया ले लिया। उसके बाद क्या किया कि जो जंगल का इलाका है, अब जो पेड़ यहां पर ऐसे बड़े बड़े पेड़ थे जो सनलाइट को या सूरज की रोशनी को रोकते थे, इनको ये काट देते थे ऊपर से, ये काट दिया इन्होंने। और यहां पे जो वेजिटेशन होती थी, यहां जो पेड़ पौधे लगे होते थे, इनको ये बर्न कर देते थे, यानी कि जला देते थे। इंपॉर्टेंट ये है कि इस पूरे इलाके को ये जला देते थे, तो जला दिया इन्होंने। उसके बाद क्या होता है, एक NPK होता है, नाइट्रोजन, ये K से पोटेशियम और P से फास्फोरस। अगर ये NPK आपकी जमीन में है तो आपकी जमीन को माना जाता है बहुत उपजाऊ है। क्या है, उपजाऊ है, फर्टिलिटी है उसमें। तो ये जो जलाते थे, इसकी जो राख होती थी, राख का मतलब है तो इसमें ऐश जो बचता था, ऐश जो बचता था वो इसके ऊपर ये, मतलब ये अपने ऊपर ही इसके ऊपर आ ही जाता था, है ना, क्योंकि ये जला दिया इन्होंने। अच्छा इसके लिए जो पेड़ों को काटने के लिए एक्स यूज करते थे, यानी कुल्हाड़ी यूज करते थे, और यहां भाले का यूज करके ये इसको स्क्रैच करते थे, यानी कि ये जैसे जमीन है। अच्छा सोच लीजिए, आप अपना हाथ लीजिए और खुजाइए, तो जब खुजाते हैं तो आप ऊपर वाली अपनी परत को निकालते हैं। जब आप जोर के खुजाते हैं तो अपने हाथ की ऊपर की परत को निकालते हैं। इसी तरीके से ये जमीन की ऊपर की परत को छील देते थे, तो छील दिया इन्होंने, ठीक है, और उसमें राख मिला दी। ध्यान रखिए ये हल का उपयोग नहीं करते थे, यानी बुलक्स का और हल का उपयोग नहीं करते थे, ठीक। ये केवल अपना जो भाला वो होता था जिसे हम कुदाल कहते हैं, इसको कुदाल कहते हैं। इन्होंने कहा हो, HOE मतलब होता है कुदाल, और एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, तो उसे स्क्रैच करते थे, केवल छील देते थे थोड़ा सा। अब ये तैयार हो गई, ये जमीन हो गई तैयार किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, यानी यहां पर ये अब उपज लगा सकते हैं, पैदावार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीज, जो इनके पास बीज रहते थे, इसको ये फेंक देते थे केवल, यानी स्कैटर कर देते थे, स्कैटर या स्प्रेड कर देते थे केवल। यानी ये कोई ऐसा नहीं कि जमीन को बाकायदा इन्होंने तैयार किया ट्रैक्टर से या किसी तरीके से हल और बैलों से, और फिर यहां पर ये अपने बीजे बो रहे हैं, ऐसा नहीं करते थे, बस ये फेंक देते थे, ऐसे फैला देते थे। तो जब ये फैला देते थे, प्लोइंग इसमें क्लियर बताया गया है, प्लोइंग और सोइंग नहीं करते थे, यानी कि उसको मिट्टी को तैयार करके उसको उसमें हल बैल चला के उसमें बीजे उसको गाड़ना, वो नहीं काम करते थे। और एक बार जब क्रॉप रेडी हो गई, यहां पर अब क्रॉप रेडी हो गई, जब आप बीजे डालेंगे तो पैदावार हो जाएगी। जब ये पैदावार हो जाती थी तो इसको छोड़ के ये दूसरी जगह चले जाते थे, जंगल की किसी और जगह पे। और जो मैंने कहानी आपको यहां बताई है, वही कहानी यहां दोबारा दोहराई जाती थी। इस पूरे को इलाके को जलाया जाता था, पेड़ों को काट दिया जाता था, राख जो बचती थी उसको थोड़ा सा जमीन में मिला दिया जाता था, स्क्रैच कर दिया जाता था जमीन को, बीजों को ऐसे स्प्रेड कर दिया जाता था, फैला दिया जाता था, गाड़ा नहीं जाता था। और उसके बाद जब तैयारी हो जाती थी, जब क्रॉप बन गई, तो फिर ये दूसरी जगह ले जाते थे। तो ये जो जगह है और ये जो जगह है, इसको ये फैलो लैंड छोड़ देते थे, परती जमीन, क्योंकि कुछ समय बाद इसकी उपजाऊपन दोबारा वापस लौटेगा, इसीलिए इसको फैलो लैंड कहते हैं, परती जमीन को ये छोड़ देते थे। ओके, तो आप देखेंगे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जो झूम है, ये आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे, इसलिए इसको झूम कहा जाता है, क्योंकि झूम जो शब्द आता है वो नॉर्थ ईस्ट से आता है, यानी आपके जो हमारा नदन ईस्ट पार्ट है, वहां पर इसको इस नाम से जाना जाता है। और दूसरा इन्होंने कहा कि सेंट्रल इंडिया कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश तो हो गया ना, मध्य प्रदेश हो गया, तो इसको हम बेवड़ कहते हैं यहाँ पे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इन ट्राइबल्स की जिंदगी इस पे निर्भर थी कि ये कभी भी किसी भी समय जंगल में जा सकते हैं, कोई भी इलाके को पकड़ के जला सकते हैं, अपनी पैदावार करके इससे अपना भरण पोषण कर सकते हैं। ब्रिटिश राज में यही नहीं हो पाया, यही दिक्कत आई। ओके,
अच्छा, अगली जो कहानी है वो है, कुछ लोग जैसे मैंने बताया झूम खेती करते थे, झूम समझ गए आप। अगली जो बात हम करेंगे वो करेंगे समवेयर हंटर्स एंड गैदरर्स, यानी कि हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, शिकार करते थे, और जंगल में जो भी चीज मिलती है खाने की, पीने की और बेचने की, वो सब ये संग्रहण करते थे, उनका कलेक्शन करते थे। ओके, तो यहां पर हम खोंड की बारे में बात करेंगे। खोंड यहां पर आ रहे हैं और ये स्लैश एंड बर्न का चित्र है, ठीक है। तो ये हम बात करेंगे हम अगली बार, नेक्स्ट बार डिस्कशन करेंगे इसका। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।